बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं करंट की। डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं हम करंट को। समटाइम्स वी राइट डी क्यू बाई डी टी, समटाइम्स वी राइट क्यू बाई टी, कभी हम इसको लिखेंगे एन इंटू ई बाई टी, और कभी हम इसको लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर लिखना है तो इट बिकम्स क्यू इंटू न्यू। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तब हम उसकी अगर फ्रीक्वेंसी दी है, जनरली फ्रीक्वेंसी को लिखा होगा ऐसे आरपीएस, रोटेशन रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द इक्विवेलेंट करंट। इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो यू विल से दैट डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, और अगर इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करके ऐसे डी क्यू का इंटीग्रेशन ऑफ आई, तो जैसा भी आपको एज ए फंक्शन दिया होगा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको इंटीग्रेट कर लेना। 0 टू क्यू कर लो इसको, और इसको 0 टू टी कर लो चाहे, या अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दी होंगी अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज आपने यहाँ यूज कर लेनी है एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। कभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को यूज करोगे I इक्वल्स टू n इंटू ई बाई टी, which will give you n equal to I into t divided by E। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं इसमें, इसके बेसिस पे आपको। सर्कुलर मोशन अगर होगा किसी पार्टिकल का, मान लो एक पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r, तो इस सिचुएशन में हम v को लिखते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, विच मीन्स इस पार्टिकल का चार्ज मान लो q है, विच मीन्स t इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। t अगर 2 पाई r बाई v है तो ये वाला पार्ट यूज करके आप लिखोगे I इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2 पाई r बाई v, so it becomes q into v divided by 2 pi r। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इतने कूलम चार्ज, सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसका रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, सो दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 10 मीटर। वेलोसिटी भी अगर गिवन है तो 2.2 इंटू 10 रेज पर 6 होती है बेटा। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर करंट फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, विच नॉर्मली इज चार्ज अपॉन टाइम। ये भी चार्ज अपॉन टाइम से ही बना। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, राइट I इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 इंटू V, दैट इज 2.2 इंटू 10 रेज पर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है 0.53 इंटू 10 रेज पर माइनस 10। तो ये जो भी आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इन एम्पियर। करंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम करंट का कैलकुलेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर कोई स्टेडी करंट है तो सिंपली Q बाई टी करेंगे। करंट वेरी कर रही है तो चार्ज फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं इंटीग्रेट करके। अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिलेगी। ठीक है, हमारे पास दो तरह के करंट्स हैं, स्टेडी एंड वेरिंग करंट्स। बेटा किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण, रैंडम मोशन के कारण नहीं। ये अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं होगी। ऑल्दो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी तो होती है, ये थर्मल वेलोसिटी होती है बेटा इन ऑल डायरेक्शंस। उस थर्मल वेलोसिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद वन अनदर as well as with fixed ions of the metal, बट वो जो थर्मल मोशन है वो रैंडम होता है। वेलोसिटी कम नहीं है बेटा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है।
जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण जो कोलिजन्स होते हैं वो बड़े ज्यादा होते हैं। फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। सिंस ये मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है इसलिए करंट नहीं होगी। करंट तब होगी जब हम इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये वाली जो साइड है कंडक्टर की, दिस विल बिकम पॉजिटिव, द अदर साइड विल बिकम नेगेटिव, और करंट तो फ्लो करेगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहां पर बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है और ये इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स के कारण मूव करने लगते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की जो मोशन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाते हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब होगी तब करंट फ्लो करेगी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों हुई, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट किया है अक्रॉस ए कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये रिलेशन है E = V/L। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, दैट डिपेंड्स कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना लगाया। मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, सपोज इस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो है 1 मीटर लेंथ है, और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया सपोज दैट इज 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का एक बैटरी यहां लगा दिया, तो यहां बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 9 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं अक्रॉस इट्स एंड्स। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है जो कंपेल करती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो गया Q0 × E, तो यहां बोलेंगे F = स्मॉल e × कैपिटल E। इस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता उसकी वेलोसिटी बढ़ाने में। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखो थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है 10⁵, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल 10⁻⁵ या 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो नंबर डेंसिटी है यहाँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज वेरी हाई पर मीटर क्यूब। 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नंबर डेंसिटी बड़ी हाई होने के कारण क्या है, पूरा ऐसे पैक है, इतने से वॉल्यूम है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने एटम्स हैं, और ये जो नंबर है इतने एटम्स हैं, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करे, so in every centimeter cube will have 10⁻22 electrons। मतलब बड़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए स्मॉल वॉल्यूम। तो उसके कारण क्या है, हम तो ऐसे बना देते हैं पिक्चर, ऐसे बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन दिस इज मच 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 क्लोजर देन दिस। तो वो क्या होता है, जब उसको फोर्स लगती है तो वो जाता तो है पॉजिटिव की तरफ, बट देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, so it strikes with another electron। तो जो भी
फोर्स लगने के कारण फोर्स लगती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जो भी वेलोसिटी बढ़ती है इमीडिएटली दैट वेलोसिटी इज गॉन, क्योंकि उसका कोलिजन हो जाता है। इसलिए जो उसकी ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। दिस इज, जैसे इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे ये 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आएगा। 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर बोलते हैं, या 0.01, अगर यहाँ पर 10⁻⁵ लिख दे वो भी लिख सकते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये उसकी रेंज है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से लेके 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एक्चुअली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, लेकिन किसी भी सर्किट में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट एकदम से एस्टैब्लिश हो जाती है। ऑल्दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल है बट करंट एकदम से एस्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से एस्टैब्लिश हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एकदम से एस्टैब्लिश हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक लोकल ड्रिफ्ट देता है, जिसके कारण थ्रू आउट द सर्किट जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पूरे सर्किट में हर कहीं होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक लोकल ड्रिफ्ट मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं से मूव करना स्टार्ट करेंगे। करंट एकदम से एस्टैब्लिश हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल बट करंट का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्विक होता है लाइट की स्पीड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो लाइट की स्पीड में बनता है। फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टाउ बाय एम। व्हाट इज दिस टाउ? इसको बोलते हैं बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये होता है ऑलमोस्ट इस ऑर्डर का। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, फिर उसके बाद सपोज यहाँ आके किसी फिक्स कर्नल के साथ टकराया, फिर इधर चला गया, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, फिर यहाँ आके फिर से किसी इलेक्ट्रॉन के साथ या कर्नल के साथ टकराया। तो 1 2 3 4 कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। सो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे 1 और 2, इस टाइम को, जितने टाइम में इसने ये ट्रेवल किया, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसे ट्रेवल करने के ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फ्री पाथ। जैसे अगर ये देखो, ये λ1 है, ये λ2, ये λ3, तो हम मीन फ्री पाथ भी डिफाइन करते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डिवाइडेड बाय 3। और रिलैक्सेशन टाइम मान लो 3 ही हुए कोलिजन्स, सो रिलैक्सेशन टाइम इज यहाँ से यहाँ अगर T1 लगा, ये T2 लगा, ये T3, तो T1 प्लस T2 प्लस 3T3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसे बोलते हैं एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। किसी भी कंटेनर में जैसे गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है, गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे भी गैस मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आएगी, बट यहाँ आ जाएगी, बट वो कोलिजन्स होते रहेंगे। जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है, तो करंट फ्लो करती है। हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम ऐसे लिखते हैं I equals to NEA VD। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी राइट I is directly proportional to the drift velocity। यहाँ से हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, I by A अगर मैं लिखूं तो इट इज इक्वल टू NE VD, और यही I by A जो है इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी कॉल इट एज करंट डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? करंट डेंसिटी। अगर हम यहां पर बात करें, इस E को इधर ले आए, VD डिवाइडेड बाय E करो, सो दैट इज स्मॉल e टाउ बाय m।
VD by E, it is actually drift velocity per unit electric field. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, E tau by m. It is called as mobility. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये आपने सारा लिखा हुआ है पहले से ही। फिर बेटा ओम्स लॉ है, यहाँ ओम्स लॉ की हेल्प से हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इट सेज कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से करंट एस्टैब्लिश तो हो जाती है, बट अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करें, कंडीशन है ये, इसकी लेंथ को चेंज नहीं करें, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएं, इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, इसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होने चाहिए, अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हुई तो जाके ओम्स लॉ वैलिड होगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इट इज ए कंडीशनल लॉ। सो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हो, वी राइट R into I, इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किसी भी सर्किट में अगर हम कोई कंडक्टर लगाते हैं तो उस कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस होता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें, R विल बी इक्वल टू V by I। ठीक है, तो अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखें, अगेन देयर इज अ कंडीशन, इफ V इज कांस्टेंट देन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट, इसलिए रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट when we have this condition, V constant, R is inversely proportional to I. Otherwise अगर V constant नहीं है तो फिर देखो, ऐसा नहीं है कि करंट सेम ही रहेगी। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है R जिसमें करंट फ्लो कर रही है I, अगर मैं यहाँ R की जगह 2R फ्लो कराऊं, 2R रेजिस्टेंस रखूं और I डैश रख लूं, ठीक है, सपोज करो ये दोनों कंबाइंड है, एक बार ये सर्किट है, दूसरी बार ये सर्किट है, अगर यहाँ करंट है I डैश, तो सिंपली विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको पता है यहाँ रेजिस्टेंस R है और यहाँ एक्चुअली 3R है, सीरीज है ना ये, तो ये जो I डैश होगा दैट विल बी लेस देन I। सीरीज में करंट सेम फ्लो करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जितने मर्जी आगे रेजिस्टेंस लगाते जाओ करंट सेम रहेगी। अगर एक में आई फ्लो कर रही थी, इसके सीरीज में एक और लगाया तो ओवरऑल करंट कम हो जाएगी, दोनों में से सेम फ्लो करेगी। अगर ऐसे ही मैं एक और लगा दूं आगे 3R, ये 2R, ये R, तो अभी अगर आई डबल डैश है तो ये और कम हो जाएगी, बट वो होगी थ्रू ऑल इट विल बी सेम। ठीक है, करंट कम हो जाती है थ्रू ईच, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से 10 एम्पियर एंटर करेगी, इसमें से 8 और इसमें से 6 हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस आगे ज्यादा है। सो व्हेन वी हैव वन पाथ वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ करंट, मोर और लेस वो डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट के उस पर्टिकुलर पाथ में करंट उतनी कम होती है। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस R है, V और I की रेशियो तो है, बट हम इसको अगर ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं, we see this R is equal to ml over n e square a tau. This is expression for resistance, जिसमें
ये फिजिकली हमारा कंडक्टर है whose length is L, area of cross section is A. तो हम इस R को ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू M ओवर N E स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। तो ये जो टर्म है M ओवर N E स्क्वायर टाउ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ये भी एक रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर। सो मैथमेटिकली अगर हम देखें, दिस रेजिस्टिविटी रो विल बी इक्वल टू R इंटू A बाई L। R इंटू A बाई L। तो रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट रहेगा वो होगा ओम मीटर। इट इज ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। Resistivity is also called as the specific resistance because we have specific values जिसके लिए ये R के बराबर है। कैसे? अगर मैं लेंथ को 1 मीटर ले लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो R will be equal to रो, या रो will be equal to R। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। ये वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, तो इसको बोलते हैं यूनिट क्यूब। ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक, और जो नहीं फॉलो करते उसको बोलते हैं नॉन ओमिक। ठीक है, वो लिस्ट आपके पास है। ये सेमीकंडक्टर्स नॉन ओमिक हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन ओमिक हैं, मेटल्स आर ओमिक इन नेचर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 बाई सिग्मा इंटू एल बाई ए। व्हाट इज द सिग्मा? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। This is also written as 1 by G equal to 1 by sigma into L by A. This G is reciprocal of resistance, it is called as conductance. तो ये जो फॉर्मूला है ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, G equal to sigma into A by L। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। R equals to rho into L by A, G equals to sigma into A by L। ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ की भी दो फॉर्म्स हैं। वन इज V equals to IR, इसको स्केलर फॉर्म बोलते हैं, या इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। V equals to IR, and the other is J equal to sigma into E, या J equal to sigma into E लिखो, या E equals to rho into J भी बोल सकते हैं। इसमें ये आपको पता है E और J दोनों वेक्टर्स हैं, so this is called as the vector form of Ohm's law, and this is also known as the microscopic form of Ohm's law, क्योंकि करंट डेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज है, मैक्रोस्कोपिक नहीं।
ये जो हमारा एक्सप्रेशन है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिर्फ एरिया की फॉर्म में भी। R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए इंटू एल बाई एल, रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां लिखेंगे R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए इंटू ए बाई ए। ठीक है, ये देखो ये कंडक्टर की लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, so we also write R is equal to rho into volume divided by area का स्क्वायर ले लिया। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहते हैं स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वाले। स्ट्रेचिंग, और जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टिविटी सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब आपको लेंथ की टर्म्स में दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, और एरिया की फॉर्म में दिया है तो ये देखो वॉल्यूम सेम रहता है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ A। तो अगर आपको यहाँ देखना है R1 और R2 का रेशो, इट विल बी L1 L2 होल स्क्वायर, और अगर आपने यहाँ देखना है R1 R2 का रेशो, इट विल बी A2 बाई A1 होल स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए L1 बाई L2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A2 बाई A1। जैसे अगर किसी वायर को, इफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस R is stretched to make it n times longer than its resistance, becomes n square R। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R टाइम्स हो जाएगा। करके देख लो। दूसरा, अगर इसमें क्वेश्चन परसेंटेज वाले भी होते हैं, रेजिस्टेंस L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ जो है 10% बढ़ी, सपोज करो, तो मतलब लेंथ 100 से हो गई 110। 100 से 110 होना मतलब लेंथ कितनी हो गई, 10 to 11। तो लेंथ का स्क्वायर करो, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो ये जो लेंथ का स्क्वायर है, देखो लेंथ बढ़ी थी 10%, लेंथ का स्क्वायर ही तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा 21%। लेकिन ये तभी अगर स्ट्रेच किया हो, अगर स्ट्रेच करके लेंथ को 10% बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस 21% बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को कंप्रेस किया और 20% कम कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट कम होगा, बताओ। ठीक है, तो लेंथ को अगर 100 to 80 करूंगा, square of length will become 64 from 100, so length will decrease by 20%, resistance will decrease, length square ही resistance है, so resistance will decrease by 36%। फिर बेटा सीरीज पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, मान लो एक का रेजिस्टेंस R है और दूसरे का रेजिस्टेंस है N टाइम्स R,
इन दोनों का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस एन आर डिवाइडेड बाय नथिंग, इट इज सिंपली R इनटू n प्लस 1। रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, ऐड करके। और अगर यही दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सिंपल फॉर्मूले तो आपके पास है ही है। इस तरह की सिचुएशन आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आपने जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है दैट वुड बी इक्वल टू दिस, इधर 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, सो दैट अगर एक रेजिस्टेंस 18 ओम है, दूसरा है 2 ओम, तो आपको बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस आएगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 18, 9 टाइम्स बड़ा है, 9 प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 1/8। आपने जो आपके पास ऑलरेडी मेथड है उससे करके देखो, चेक कर सकते हो। इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट बाय सम, तो 36/20 या 18/10 1/82। पैरेलल में एक चीज का ध्यान रखना, सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन में, इफेक्टिवली रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा। जैसे यहाँ छोटा रेजिस्टेंस 2 ओम का है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया दैट इज लेस देन 2 ओम इज 1/8। देखो अगर आपके पास दो रेजिस्टर सीरीज में है, हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2, और इन दोनों के क्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस V लगा लेते हैं, तो डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि इस वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, V1 जो होगा that would be equal to R1 divided by R1 plus R2 into V, और जो V2 होगा that will be equal to R2 divided by R1 plus R2 into V। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। और अगर पैरेलल में होंगे आपके पास अप्लायंसेस, पैरेलल में भी है करंट डिवीजन रूल। बेसिकली वोल्टेज डिवीजन रूल में सेम रेजिस्टेंस आएगा सामने, क्योंकि V इक्वल्स टू IR है, सेम करंट फ्लो करती है, सीरीज में I सेम होता है, और अगर I सेम होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। And when we have these resistors in parallel, तो ये पैरेलल में दो रेजिस्टर्स में सपोज एक का रेजिस्टेंस R1 दूसरे का रेजिस्टेंस R2, यहाँ से करंट I फ्लो करेगा। If this is I1 and this is I2, तो पैरेलल में अपोजिट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि देखो पैरेलल में ही ओम्स लॉ ऐसे लिखते हो, स्टेटमेंट वही है, पर पैरेलल में V कांस्टेंट है, so I is inversely proportional to R। So if you want I1, it is R2, देखो opposite वाला resistance divided by both into I, and अगर I2 देखना है R1 divided by R1 plus R2। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, उसी से करंट उतनी कम होगा। जैसे अगर यहाँ से करंट आई आ गई, मान लो 3 रेजिस्टेंस है, तो क्वेश्चंस करवाए हुए इसके हिसाब चेक करना आज। ये R, ये 2R और ये 3R, ठीक है। यहाँ से करंट जा रही है I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो I1, I2 और I3 कैसे फाइंड करेंगे बिना कैलकुलेशंस के, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी।
पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रेजिस्टेंस की रेशियो देखो क्या है, 1 2 3। करंट की रेशियो होगी 1 1/2 1/3, वही होगा 1/1, तो 1 नहीं होता है, ठीक है। 1/2 1/3 कैसे डिवाइड करेंगे, 1:1/2 1/3, टोटल करंट को डिवाइड करना है आपने। मतलब अगर यहाँ से टोटल करंट आई आ रही है, इसमें से जो फ्लो करे, इसमें इस I2 इज ऐसे देखो, I1/I2 इज 1/2, I2/I3 इज 2/3 और I1/I3 कितनी होगी 1/3। ये दोनों के रेशो, ये I1 है, ये I2, I1:I2 इज 1:1/2। इसको तो ले जाओगे, I1/I2 कितना होगा 1:2 नहीं, 1:1/2 है। I2/I3 2/2 3/2 हो जाएगा, ये भी 2/1 होगा। I1/I2 इज 2, ऐसे है ना, 1:1/2। फिर I1/I3 विल बी 1:1/3, 3 सारे उल्टे रिवर्स करना है सारे। I1 is 3 times I3, तभी तो हम ये जस्टिफाई करेंगे। देखो I1 is 3 times I3, I1 is 3 times I3 क्योंकि R1 is 1/3 of R3, तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा करंट उतनी कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा करंट, इसमें से कम, इसमें से कम। ताकि अब जब आपको ये वैल्यू गिवन होगी कोई, तो आप रेशियो फ्रैक्शन वाला जो मेथड है उसको यूज करें, ठीक है। यू विल फाइंड, अगर हम मैथमेटिकल कोई जैसे ये 3.6 है, तो आप 3.6 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2/4 है, जो भी वैल्यू गिवन होगी आई को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये करंट डिवीजन रूल आप 3 के लिए भी लगा सकते हैं, 4 के लिए भी लगा सकते हैं। Now sometimes the question is like this कि एक कोई सर्किट था जिसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। एक है 2 ओम और दूसरा है X, और इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो था 6/5। सपोज 2 और X का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 6/5 है। अगर ये कट जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा? अगर एक पोर्शन को कट कर दें, एक वायर का एक एंड यहां से काट दिया जाए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें से एक से करंट फ्लो करते हो। ऐसे हमने कोई वोल्टेज लगाई होगी पहले, तो ये करंट ऐसे डिवाइड हो रही है। इसको अगर हम काट दें तो करंट सारी की सारी इधर से आएगी, इधर से करंट नहीं आएगी। सो तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम। अगर x फाइंड करना होगा तो x फाइंड तो कर ही सकते हो, आपने ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 2 into x divided by 2 plus x कितना है 6/5। but if one of the wires is broken, तो only the other one will be the effective one, ठीक है। सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन सा है वो डिपेंड करता है कि कौन से पाथ में से करंट फ्लो कर रही है। सपोज करो ऐसे कोई सर्किट दिया है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, और दूसरे पार्ट में मैं ऐसे कर देता हूं। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। बैटरी मैंने यहां से काट के ऐसे कर दिया, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये तीनों सीरीज में है क्योंकि करंट एक ही पाथ है, बट यहाँ पर ये दोनों तो सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से अगर करंट आएगी कुछ इधर जाएगी कुछ इधर, तो यहाँ से जो भी आएगी वो इन दोनों में से जा रही है। तो ये दोनों सीरीज और इन दोनों का सीरीज के पैरेलल में होगा R3, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल ऐसा नहीं है कि वायर को हम ऊपर नीचे करें तो उससे सीरीज पैरेलल आपका चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। कोई बोले कि ऐसे लगाया है
और इसी को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने का एक और तरीका होता है। मान लो कोई ऐसा सर्किट है बस, this is 5 ohm, 5 ohm, 5, 5, 5, 5 एंड यहाँ हमने एक बैटरी लगाया। ठीक है, ये पॉइंट है ए, बी, सी एंड डी। दिस बैटरी से 5 वोल्ट। तो ये बैटरी या ये जो सोर्स है ये ए से लेके सी तक लगा हुआ है। ये जो पार्ट है ये पूरे का पूरा ए से सी है। तो इस बैटरी के कारण पहले देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। यहां से अगर कोई करंट आ रही है कुछ इधर और कुछ इधर, फाइंड कर सकते हैं हम कितनी कितनी जाएगी, जरूरत ही नहीं है। देखो अगर इस पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है तो 15 ओम है, इस पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है तो वो 15 ओम है। हम करंट तो फाइंड कर ही सकते हैं टोटल। कैसे? हम टोटल इस सर्किट को देखो ऐसे बनाना है, तब भी वही रहेगा। इफेक्टिवली एक ही मतलब है, ये आपका ए है ये सी है, बैटरी भी ए और सी के बीच में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक 5 और इसका एक 5 ए पे और दूसरा तीसरा वाला वो सी पे है दोनों का, और बीच में एक और है ये वाला, और ये वाला ए और सी के साथ डायरेक्टली नहीं है। ये दोनों सर्किट एक जैसे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीडिजाइनिंग ऑफ सर्किट। तो अगर आपको डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है इसमें टू फाइंड VAB, जिसको बोलते हैं बेटा VA माइनस VB, तो कैसे फाइंड करेंगे? आपने देखना है कि A से लेके B तक वोल्टेज कितनी है। आप देखो पहले A से लेके B तक रेजिस्टेंस कितना है, VA माइनस VB कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इसके सीरीज में और कितना है 5, तो 10 प्लस 5 into 15, और कितनी वोल्टेज अप्लाई की है उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 5 वोल्ट। तो VA माइनस VB जो होगा दैट वुड बी 5 to the 10, 5 to the 15, 10 by 3 वोल्ट। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो करंट फाइंड करके। ठीक है, वो भी बताओगे कैसे करना होगा। व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस? R कितना आएगा पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 15/2, क्योंकि 15 के पैरेलल में 15 होगा तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 15/2। टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट हो जाएगी 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15/2, दैट इज 2/3 एम्पियर। टोटल करंट कितनी होगी? दैट मींस यहां से कितनी करंट चल रही, यहां देखो बेटा सर्किट, यहां से कितनी करंट चली 2/3, हाफ इधर जाएगी हाफ इधर जाएगी। 2/3 का हाफ कितना हुआ? 1/3 हुआ ना, 2/6 क्या हुआ? 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/3 इधर। अगर आपको देखो ये वाली करंट आपने पता कर ली, इस पूरे पार्ट में कितनी फ्लो कर रही है 1/3, तो अगर आपको VA माइनस VB निकालना है, ओम्स लॉ से कर रहा हूं अभी, करंट कितनी है 1/3, रेजिस्टेंस कितना है A और B के बीच में देखना है 10, तो आपका आंसर आ गया 10/3। क्या समझ गए? अगर यहाँ ऐसे देखना होता कि A से लेके D तक, जैसे VA माइनस VD कितना है, तो यहाँ कितनी करंट है, कितनी 1/3 into 5 इक्वल टू 5/3 वोल्ट। और अगर आपको डायरेक्टली पता करना है 5 डिवाइडेड बाय 15 into 5, तो 5/15 into 5 25/15, so that is also। ठीक है, इस तरह का सर्किट एनालिसिस देख लो, बाकी बाद में देखते हैं।